सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ाकरात से मुतालिक हमने गुफ्तगू करनी है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं। अतवार का रोज़ है, चल क्या रहा है, पीटीआई क्या सोच रही है, और बयानिए के बगैर हुकूमत जो है, जिस किस्म की बातें हुकूमत घड़ती है वो कुछ घंटे गुजरते हैं तो पता चलता है कि हुकूमत जो है वो झूठ बोल रही है और सच बोलने से कतरा रही है। और इन मज़ाकरात को लेकर के जो हुकूमती बयानियाँ है, उसको जो धचके लगे हैं पिछले चंद दिनों के अंदर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो क्या नई अपडेट्स हैं, क्या प्लान किया है पीटीआई ने? देखें, पीटीआई तो ज़ाहिर है पीटीआई की प्लानिंग इमरान खान ही कर रहे हैं। इमरान खान एक के बाद एक डायरेक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अहकामात दे रहे हैं, हदायत दे रहे हैं और एक के बाद एक कार्ड खेल रहे हैं। और देखें असद चौधरी साहब, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है हम क्योंकि चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं और एक आप ऐसे समझें कि जितने एक उस पर बात हो सकती है वो बात करते हैं। देखें, इमरान खान साहब ने जो परसों एक और ऐलान किया है, जिसमें इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनके ट्वीट के अंदर ये अल्फाज थे कि पाकिस्तान में आइनी बेंच हो या आमिर फारूक साहब हों, काजी फायजी हों, मौजूदा उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब का नाम नहीं लिखा, लेकिन ज़ाहिर है उन पर भी उनका अदम एतमाद है। और अब इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अपने केसेस लेकर जाएंगे। ये बहुत ही इसको इस वक्त संजीदगी से शहर इक़्तिदार और जुड़वा शहरों में देखा जा रहा है और उस पर अच्छी खासी परेशानी भी है। देखें असद चौधरी साहब, मैं ना आपको बताऊं कि जब जो बाइडन के दौर में पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा था 9 मई की आड़ में, उसके बाद जो जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिस तरह से अदलिया के अंदर हुआ, जो कुछ काजी फायज हिस्सा कर रहे थे, जो 8 फरवरी हुआ, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही थी और इंटरनेशनल कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, तो मैं अक्सर ईसा नकवी साहब से पूछता था कि मैं कहता था ईसा नकवी साहब, ये आपका इंटरनेशनल अफेयर्स आपका सब्जेक्ट है और ये बताएं कि एक वो भी वक्त था इमरान खान के दौर में कि एक कॉमन हाथी का मसला था जो कि जेन्युइन इशू था कि उसको जिस हालत में यहाँ पे रखा गया था, लेकिन पूरी दुनिया से आवाज़ें बुलंद हुई कॉमन हाथी के लिए और उस पर खैर बहुत ज़बरदस्त जजमेंट भी दी अतर मिनल्लाह साहब ने। हमारे दोस्त उमर इनाम साहब जो आजकल अमेरिका हैं, उनका भी बड़ा इसमें किरदार था। उमर इनाम समेत और पूरी टीम थी जिनके इसमें बड़ा किरदार था। तो उमर इनाम तो सोया नहीं करता था ना कावन के पीछे। उसके भाई सोया नहीं करता था, हम खुद देखते थे कि वो सारी रात जागता था, तैयारी उसका करता था बस चीज़ें। चलता तो वो उस टाइम जाके उसको मालिश करता हाथी को। हाँ, बल्कि वो हमारे दोस्त राना अशरफ साहब कहते थे कि यार जदों ये लैके जाएंगे ना कामन हाथी नूं ते उमर इनाम ना लैके जाएंगे, मतलब इतना इसने उसके लिए काम किया। तो मैं कहता था ईसा नकवी साहब, इमरान खान के दौर में एक हाथी के लिए इंटरनेशनली इतनी आवाज़ें बुलंद हुई हैं, तो ये 10 अप्रैल के बाद से अब तक जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जो फस्तायत हुई है, इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल बात भी नहीं होती और जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके ऊपर भी कोई इतनी ज़्यादा आप कहें कि उन रिपोर्ट्स के ऊपर कोई अमेरिका से कोई बात नहीं होती, बल्कि अमेरिकी जो तर्जमान हैं जो आके और ब्रीफिंग देते हैं मीडिया को, जब उनसे सवाल होता है तो हर सवाल के जवाब में वो कहते हैं नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान जाने उसके काम जाने। उस वक्त ईसा नकवी साहब कहते थे कि ये जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये एक फाइल में लिखती चली जा रही हैं चीज़ें। जिस दिन अमेरिका की पॉलिसी चेंज हुई उस दिन ये सारी चीज़ें हमारे गले पड़ेंगी, उस दिन ये सारी चीज़ें हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगी। इस वक्त ना सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि ये सारी वो चीज़ें जो पिछले 2-2.5 साल में हुई हैं वो हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। ख़ास तौर पे उसमें आपको पता है कि जो मसला है मिलिट्री कोर्ट्स से सिविलियंस के ट्रायल और उनकी सज़ाओं वाला मामला, उस पर आपने देखा इंटरनेशनली जो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया, बल्कि आपने देखा कि ईसा नकवी साहब ने जिस तरह से रिपोर्ट किया कि 28 मुल्क यूरोपीय यूनियन के जो हैं उन क्रिसमस से 2 दिन पहले, जब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई और एक्टिविटी करें, क्रिसमस से 2 दिन पहले सब मुल्कों को वो भेजते हैं, उनके अप्रूवल लेते हैं और पाकिस्तान के वाले से रद्द-ए-अमल जारी करते हैं और सख्त धमकी देते हैं कि जीएसपी प्लस स्टेटस हम पाकिस्तान का खत्म कर देंगे। इस वक्त वो पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ है ना, वो जो फाइल में चीजें लगती चली जा रही थी और उस वक्त अमेरिका हर चीज को पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ने ही इमरान खान की हुकूमत गिरवाई थी। जो बाइडेन इंतजामिया ही इस हुकूमत के तमाम तर जराइम और उन चीज़ों को बैक कर रही थी और कह रही थी सब ओके है, IMF प्रोग्राम भी तुम्हारा करवा देंगे, सब तुम्हारे मसले हल करवा देंगे, तुमने टेंशन नहीं लेनी, बस कम चुप के रखो। अवाम के खिलाफ भी, इमरान खान के खिलाफ भी, PTI के खिलाफ भी। अब ना वो सारी चीजें आगे इकट्ठी हो गई हैं, वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं और वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, उसकी वजह से टेंशन है। और फिर जब ये इमरान खान बात करते हैं ना कि इंटरनेशनल लेके जाएंगे, अब PTI एक प्लान कर रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी एक प्लान कर रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है ना, ये ले जाएं आलमी अदालत इंसाफ में। अब उसके ऊपर एक अलग है कि ये दायरा इख्तियार बनता है, ये नहीं बनता।
उनका ये कहना है कि यार दायर इख्तियार बनता ही नहीं बनता, हम सिर्फ मीडिया के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये चीजें ले जाते हैं, एक पिटीशन तैयार करके इंटरनेशनली, ताकि ना पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबरें चल जाएं और एक पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ जाए। गो कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हम मुसलसल ये कहते हैं कि ये बड़ा अफसोसनाक है, ये बड़ा तकलीफ देह है कि पाकिस्तान की इंटरनल चीजें पूरी दुनिया के अंदर वो हो रही हैं, और एक ऐसा टाइम जब इंडिया की बहुत सारी चीजें पकड़ी गई, जो कुछ इंडिया ने कनाडा के अंदर करने की कोशिश की, रॉ ने जो कुछ और मुल्कों के अंदर करने की कोशिश की, उसकी रिपोर्ट्स आई, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो छपी इंटरनेशनल इदारों में। होना तो ये चाहिए था कि 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी सब जो है वो इंडिया के अंदर जो कुछ अकलियतों के साथ हो रहा है उसको हाईलाइट करते, और इंडिया जो मुसलमानों के साथ वहां पे कर रहा है, जो कश्मीरियों के साथ करता है, वो हाईलाइट होता। जैसा माजी में हमने देखा है लोग जो करते पाकिस्तानी है वो करते रहे हैं। यूरोप के अंदर हमने देखा था, पहले भी हमने एक दफा वीडियो में तस्करा किया था परवेज लोसर साहब का। बिल्कुल बिल्कुल। जिस किस्म की रैलीज उन्होंने की और जिस तरीके से वो हर फोरम पे जाके मामला को उठाते थे, वो चीजें अब नहीं हो रही उस हाँ, तरीके और वो देखे ना परवेज लोसर साहब जो हैं वो जो इंडिया जो कुछ कर रहा होता था वो उसको काउंटर करते थे, वो जाके मुलाकातें करते थे, ओवरसीज पाकिस्तानी को साथ लेते थे, वो इंडिया के प्रोपेगेंडे को काउंटर करते थे, रियलिटी बताते थे, फैक्ट्स बताते थे, और जो चीज इंटरनेशनली इंडिया के खिलाफ चपती थी वो चीज उठाते थे और एक एक मेंबर पार्लियामेंट के पास जाते थे, उसका दरवाजा खटखटाते थे, कहते थे भाईजान ये देखो क्या हो रहा है, और फिर वो उसे कहते थे कि भाईजान हम तो कायल है लेकिन बस मजबूरी है, ठीक है। वो चीज अब उस पैमाने पे नहीं हो रही। अच्छा, आपने तो पिछले दिनों की बात की है ना, देखे जिस तरीके से 15 को बरतानिया के अंदर मामलात हैं, फिर 22 को एक और हेयरिंग है, आगे फर्दर की चीजें चलती रहेंगी। ये इसको ज़ाहिर है इसके ऊपर आप मुसलसल हम मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर हमने भी बात की है, आप कर भी रहे हैं। मैं इसको मामले को दोबारा मुज़ाकरात की तरफ लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम तो बात करते हैं ना आलमी ताकतों की, इंटरनेशनली हम देखते हैं फलानी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ पे जो मीडिया है, जो बुनियादी अवाम के इश्यूज हैं, यानी इस हुकूमत की मोहब्बत में मीडिया जो बुनियादी इश्यूज हैं, मैं पीटीआई को साइड पे रख दे, जो अवामी इश्यूज हैं उसके ऊपर तो बात नहीं करता। अब आप उठा के देख लें, ज्यादातर एंकर्स की तादाद वो है, हमने देखा सरकारी ओहदों के ऊपर बैठे हुए उल्लू के पट्टे जो हैं वो अब सहावी बन के बैठे हुए हैं। वो लोग जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे आके मुतअद्दिद बार कहा हम सहाफत छोड़ चुके हैं, हम तो फलां हुक्मरान खानदान के तर्जमान हैं वगैरह वगैरह, वो अब सहाफी बन गए हैं, वो मुअज़्ज़ज़ भी हैं, उनके ऊपर बात भी नहीं होनी, और पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर उन्होंने बात नहीं करनी। तो ये तो चक्कर इस तरीके से चल रहा है। मैं मुज़ाकरात के ऊपर वापस आता हूँ। इमरान खान साहब ने एक तरफ तो कह दिया कि आप जाएं, एक तरफ वो कहते हैं कि डेडलाइन है, अगर बात जुडिशल कमीशन नहीं बनता, अगर ये चीज़ें हैं नहीं होती तो फिर हम हुकूमत के साथ मजीद बातचीत नहीं करेंगे। अब पीटीआई सोच क्या रही है? ज़ाहिर है अगर हुकूमत को जाके मुतालबात रिटर्न देंगे तो हुकूमत भी कहेगी कि हमें 2-4 दिन दे दें। खान साहब लगता है कि वो दिन देने को तैयार नहीं है, तो अब रास्ता क्या निकलेगा? देखें असद चौधरी साहब, खान साहब तो मजीद लड़ाई लड़ने के मूड में है, वो तो मज़ामत को एक कदम और आगे ले जाने के मूड में है। वो तो किसी इमरान, देखिए मुझे ऐसा क्या लग रहा है, पहले मैं उस बात में एक चीज़ ऐड कर दूं इंटरनेशनल वाले में, कि वो उस मामले को पाकिस्तान के अंदर बड़ी संजीदगी से देखा जा रहा है कि अगर पीटीआई आलमी अदालत इंसाफ में, पीटीआई नहीं जाएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी जाएंगे, अगर वो आलमी अदालत इंसाफ में चले गए तो ये बहुत डैमेजिंग होगा पाकिस्तान के लिए। एक ऐसे वक्त में जब यूरोपीय यूनियन जो है वो GSP+ स्टेटस का रिव्यू कर रहा है और चीज़ें हो रही हैं इंटरनेशनली, फिर ज़ाहिर है ट्रंप आ गया है, जो बाइडन वाले मज़े हमारे नहीं रहे, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो है। अब इस सारे सिनेरियो में इस चीज़ को बहुत देखा जा रहा है और उसके ऊपर परेशानी भी है और उसके लिए प्लानिंग भी हो रही है, क्योंकि 2 तरह की चीज़ें ओवरसीज पाकिस्तानी प्लान कर रहे हैं। एक ये कि आलमी अदालत इंसाफ में डायरेक्ट केस ले जाएं, एक है कि उनकी कोई एक फोरम है आलमी अदालत इंसाफ का, जिस पे आप पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क की अदालतों के फैसलों के ऊपर उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। उसके ऊपर कुछ फैसले ऐसे हैं जो आप जाके और ले जाओ, उस पर उनका ओपिनियन ले लें। अब आते हैं उस बात पे आपका जो है कि अब क्या होगा। देखिए पीटीआई के अंदर ना 3 तरह की अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच वो है जो बहुत लिमिटेड हैं, जिनका ख्याल ये है, वो ये समझते हैं नेकनियती से, वो ये समझते हैं, यानी वो कंप्रोमाइज़ नहीं है या वो बुज़दिल नहीं है, वो नेकनियती से ये समझते हैं और इमरान खान के साथ नेकनियती के साथ होते हुए ये समझते हैं कि हमें जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट को बरह रास्त टारगेट करने वाले मामले को 10-15 दिन के लिए बंद करना चाहिए। हमें टारगेट हुकूमत को और हुकूमत की पॉलिसीज़ को करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा हम इस खौफ से निकालें और एतमाद दें कि नहीं अब हम आपके खिलाफ कोई चीज़ नहीं करेंगे, और हम जो है वो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके टेम्परेचर को नीचे ला के और इस्टेब्लिशमेंट को भी कहें कि जाने दें, अब आपसे भी चीज़ें नहीं हो रही, आपने हर चीज़ करके देख लिया तो मेहरबानी करें। दूसरा पीटीआई के अंदर वो है जो बुज़दिल हैं, जो डरते हैं, वो चीज़ें इसलिए कहते हैं कि ये चीज़ें ना करें। तीसरे वो हैं
जो क्या है कि वो चाबी वाले खिलौने हैं, वो बाकायदा एजेंडे के ऊपर हैं। अब इमरान खान साहब क्या सोचते हैं? इमरान खान पहलों को कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम कहते हो कि मैं तनकीद ना करूं और सोशल मीडिया तनकीद ना करे। दरमियान में कई ऐसे मौके आए जब 20-20 दिन के लिए एस्टेब्लिशमेंट का नाम तक नहीं लिया इमरान खान ने और पीटीआई ने और सोशल मीडिया ने, तो हमें उन 20 दिनों में कौन सा ऐसा रिलीफ मिला था? साथ इमरान खान उन्हें कहते हैं कि यार तुम क्यों पागल हो, तुम क्यों बेवकूफ हो, इन्होंने फलां 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 मौके पे मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे ये वादा किया और उसने ये किया, उसने ये वादा किया। और इमरान खान ने बाकायदा इनको क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि ये बिल्कुल वही काम करेंगे जैसे आप दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करते हैं ना, और मुज़ाकरात के नतीजे में आप थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं तो वो खुद को रीऑर्गेनाइज करते हैं और उससे बड़ा अटैक करते हैं आपको। उसने इमरान खान ने कहा ये वो करेंगे आपके साथ। इमरान खान का इस वक्त मुझे जो लग रहा है, इमरान खान का इस वक्त जो मैं यहाँ से बैठ के और उनकी गुफ्तगू और उनके ट्वीट्स और उनके बयानात से जो उनका और जो लोग उनसे मिलने जाते हैं उनसे बात करने के बाद जो उनका मूड समझता हूँ वो ये है, वो कहते हैं कि यार हमने 2.5 साल लड़ हमने ये जंग यहाँ तक लाई है और हमने इस निज़ाम को शिकस्त दे दिया है। यानी अब सिर्फ नौ सोना बाकी है ना, शिकस्त तो हो गई इस निज़ाम को। यानी हर चीज़ आपने करके देख ली। और मैं वो हवाला देता हूँ अमीर अब्बास साहब की ट्वीट का जिसमें उन्होंने 40-45 चीज़ें लिखी 10 अप्रैल से लेकर और आज तक, यानी जो सोशल मीडिया के साथ जो कुछ किया गया, आवाम के साथ, पीटीआई के साथ, 9 मई हो, उससे पहले 25 मई हो, 25 मई 2022 हो, 9 मई 2023 हो, फिर 5 अक्टूबर 2024 हो, 24, 25, 26 नवंबर 2024 हो, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हों, अदालतों के अंदर जो कुछ किया गया, जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, जो पकड़ धकड़ हुई, जो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जो सीधी गोलियां मारी गई, सब कुछ इमरान खान कहते हैं करके देख लिया, ये कुछ नहीं बिगाड़ सके। इमरान खान ये चाहते हैं कि वो पूरी आबोताब के साथ इसी लड़ाई की शिद्दत को आगे ले जाते हुए ना, वो इमरान खान जेल से अनाउंस करे बाहर निकलते हुए कि मैं ये जंग जीत गया हूं, देखो मैंने ये जंग जीत गया हूं, देखो मैंने पाकिस्तान की तारीख बदल दी है। जो कहा जाता था कि कभी कोई इस निजाम से नहीं जीत सकता, हां मैं जीत गया हूं, देखो मैं जीत गया हूं, मैंने डील नहीं की, मैंने कोई मुफाहमत नहीं की, मैंने कोई सौदा नहीं किया, मैंने कुछ लिख के नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने पाया ही पाया। और अवाम के ये रीजन है जिस वजह से इमरान खान अग्रेसिव है। लेकिन दूसरी तरफ की क्या कोशिश है, नजर उनको भी आ गया कि हम हार गए। वो चाहते हैं कि अब इमरान खान उनको कुछ फेस सेविंग दे, कुछ तो उनके पास भी दिखाने के लिए हो ना, कुछ तो वो भी तासुर दे सकेंगे। नहीं नहीं एंड तो होई फिर गलबात है ना, असि तो कहते सी 2-2.5 सालों तो कि गलबात करो, नहीं करता सी। हम तो 2-2.5 साल से कहते थे कि बातचीत करो, ये नहीं करता। अब देखो उसने बातचीत की, तो हम तो पहले से चाहते थे कि यार मुल्क के खातिर मुल्क को आगे लेके जाना है। इमरान खान चाहता है कि वो बगैर कुछ, इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है कि अदालतों को आजाद कर दो, मुझे यहां से बनी गाला अवाम के साथ जाने दो या जमान पर, जिस लम्हे में वहां पहुंचूंगा ना, आ जाना बैठ जाना, मुल्क की खातिर मैं तुम्हारे साथ बात करने को तैयार हूं कि हम मुल्क को कैसे बचा सकते हैं, हम मुल्क को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। इमरान खान कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरी बातचीत का आगाज होगा जब मैं अपने घर जाके बैठ जाऊंगा, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ मैं तुम्हारे साथ बैठने को तैयार हूं मुल्क की खातिर। मेरी जात के साथ जो कुछ हुआ है उस पर मैं चले, ठीक है। दूसरी साइड कहती है ये खान साहब जरा मुश्किल है, हम ये कैसे, मतलब हमारा बाबा 76-77 साल की हमारी एक साख है, एक परसेप्शन है, एक और रियलिटी भी है कि हमें कभी कोई पॉलिटिकल लीडर शिकस्त नहीं दे सका, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये वो मामला है जिसके ऊपर चीज़ें अड़ी हुई हैं। इमरान खान बिल्कुल किसी सूरत पिछड़ने को तैयार नहीं है। और इमरान खान मुझे जो नज़र आ रहा है वो इमरान खान मुज़ाकरात का चैप्टर किसी वक्त भी क्लोज कर देंगे। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान ये समझते हैं कि मैं ये जंग जीत चुका हूँ, और इमरान खान ये समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को साथ मिलाकर अगर 40 से 45 दिन के लिए वो रेमिटेंसेस वाली कॉल को कामयाब बना देते हैं, तो इमरान खान ये समझते हैं कि फिर कोई और वजह नहीं रहेगी उनको छोड़ने की और इस निज़ाम के शिकस्त के ऐलान की। अब इमरान खान की जो होप्स हैं, जो उनकी आसें और उम्मीदें हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, वो किस हद तक कामयाब होती हैं नहीं होती, ये मेरा ख्याल है आपको जाके और फरवरी के बाद पता चलेगा। अभी कुछ कहना कबल। बिल्कुल ठीक है सदीक साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू की। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो आपने देखा होगा वो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से काजी फायज ईसा उठा के ख़ास तौर पर अपने साथ लेके गए साहब को, जो वहाँ की वाइस चांसलर थी, उनके हवाले से भी एक केस चलता रहा, उनका भी स्टेटमेंट आ गया। बल्ले का निशान जो छीना था 13 जनवरी उस हवाले से,
और उन्होंने कहा कि वो फैसला बड़ा गलत हुआ था, वो नहीं, मेरा भी इख्तलाफ था। इसके ऊपर क्या कमेंट्स आपके? देखें, मैंने ना आज तक डॉक्टर मुश्ताक साहब के ऊपर ना सिर्फ इतना कमेंट किया हुआ है जब वो मौलाना फजल रहमान साहब को ना गाड़ी से रिसीव करने गए थे काजी फाइज ईसा के कहने के ऊपर। मैंने कभी इसलिए उनके ऊपर बराह रास्त तनकीद नहीं की। अच्छा, मसला उन पे तनकीद मैं का नहीं है। आगे आ रहा हूं। मसला यह है, हम माजी में बात करते रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। काजी फायज ईसा जो हैं, उनके जो फैसले जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया, और उन फैसलों के असरात जो पाकिस्तान पे आ रहे हैं, ये तो इतनी जल्दी लोग भूलेंगे नहीं। लेकिन मेरा जो सवाल है, जो बैक साइड पे मेरे दिमाग में चल रही है चीज़, कि डॉक्टर मुश्ताक जैसा बंदा जिसको इस तरीके से वो लेके गए और उनकी खातिर उन्होंने वो यूनिवर्सिटी और वो तमाम हम वो ममालिक जो सपोर्ट करते थे उस यूनिवर्सिटी को, फंडिंग भी उस यूनिवर्सिटी के लिए होती थी, वो तमाम मामलात को ख़राब किया एक बंदे के लिए, उसका नाम था डॉक्टर मुश्ताक। वो बंदा जो है काजी फाइज साहब नहीं है ज़ाहिर है, तो उन्होंने भी उनका वो बल्ले के निशान वाला फैसला, ज़ाहिर है उससे बड़ा फैसला तो मेरे हिसाब से तो और कोई नहीं है, तो उसके ऊपर उनकी जो ओपिनियन आया है वो आपके लिए हैरान कुन नहीं है? मैं पहली बार आज वजह बता रहा हूँ, मैं वहाँ से आगे जाता हूँ कि मैं क्यों वो आपको सारी बात बता रहा था। डॉक्टर मुश्ताक साहब जो है ना, मैंने आपको वजह बता रहा था कि मैंने आज तक उन पर तनकीद क्यों नहीं की, लेकिन इस पर मैं बात करूँगा जो आपने मुद्दा बयान किया है। मैंने तनकीद उनके ऊपर इसलिए नहीं की कि मैं 9 मई के बाद, जब मुश्किल बड़ा टाइम था, और तो मैं जब अचानक मुझे घर से भागना पड़ा, तो घर से भागते हुए मुझे मिसेज़ ने कहा कि हमारी एक मतलब बहुत उनसे क्लोज़ ताल्लुक़ है, फैमिली की तरह, कि आप उनके पास चले जाएं। तो मैं जिस घर में जाकर रहा था, जिन्होंने बड़ी शफ़क़त की, बड़ी मोहब्बत की, बड़ा ख्याल रखा, उनके वहाँ जो छोटे भाइयों की तरह हैं एक हमारे, तो उनके ये टीचर हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, वो हमेशा इनको सर कह के करते थे। तो मैंने हया रखा कि यार, क्योंकि उनके टीचर थे और डॉक्टर मुश्ताक साहब को भी पता था कि मेरा उनके साथ ताल्लुक़ था जो इनके स्टूडेंट थे, तो मैंने कभी इनके ऊपर तनकीद की नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एहतराम के साथ ये कहूँगा डॉक्टर मुश्ताक साहब को, पहली तो यह कि ये बहुत बड़ी गवाही है कि काजी घटिया शख्स जो था, इंतहाई नीच और गलीज़ और ख़बीस इंसान था, उस घटिया आदमी ने जो सेलेक्ट करके लाए डॉक्टर मुश्ताक साहब को, जो उनसे ज़्यादा उनके साथ वफादार कोई नहीं हो सकता काजी के साथ डॉक्टर मुश्ताक साहब से ज़्यादा, वो डॉक्टर मुश्ताक भी कह रहा है कि उस घटिया और नीच इंसान ने जो है ना वो फ़ैसला गलत दिया था। लेकिन बात यह है कि मैं ना एक लतीफ़ा पहले आपके उसमें सुना चुका हूँ, मैं एक बार फिर लतीफ़ा सुना देता हूँ ताकि ज़रा समझ आए लोगों को कि कितना आसान है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मुश्ताक के कह देना कि नहीं वो फ़ैसला गलत था। वो ऐसे ही है कि मियाँ वाली की जेल में एक लड़का कैद था, तो उससे 7 कैदियों ने पूछा, जैसा नए कैदी है, उन्होंने कहा यार तुमने क्या ऐसा किया था कि तुम कैद हो? सारे कैदी एक दूसरे से पूछते ना, तूने क्या किया था, तूने क्या किया था, तूने क्या किया था? उसने कहा यार मैंने ना अपनी माँ और बाप को कत्ल किया था। जैसे उसने कहा ना, तो जो 7 कैदी थे वो चौंक गए ना, उन्होंने कहा यार तूने अपनी माँ और बाप को मार दिया, तू इतना घटिया इंसान, गलीज इंसान, ये तूने क्या किया, तूने माँ और बाप को कत्ल कर दिया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा लाला बंदे को गलती थी नहीं मेरी। मतलब कि यार तुमने माँ और बाप को कत्ल कर दिया और तुम कह रहे हो कि भाई बंदे से गलती हो नहीं जाती। भाई काजी फाइज ईसा के बारे में डॉक्टर मुश्ताक साहब आराम से कह रहे हैं वो फैसला ठीक नहीं था, और भाई उस फैसले ने पाकिस्तान को 1971 वाले हालात में झोंक दिया है। उस फैसले ने पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन के इजाफे का सबब बना है। उस एक फैसले ने काजी, मैं वो लफ्ज कहने लगा था जो बिलावल कहते होते थे कि पार्लिमानी लफ्ज है, उस काजी की वजह से आज पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर सवालात उठते हैं। आज पाकिस्तान के, हम ये वीडियो में बात नहीं कर सकते, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उठाएं कहीं हल्फन के लोग बैठ के नहीं बात करते, पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर सवालात नहीं उठाते। आज से पहले कभी ऐसे हुआ था कि लोग बैठ के, ज्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन उस फैसले की वजह से हुआ, ठीक है। और भाई पाकिस्तान 1971 के बाद, जितने हम उन लोगों से पूछते हैं जो उम्र में जिन्होंने वो हालात देखे हुए हैं, वो कहते हैं कि 71 में भी ऐसे हालात नहीं थे। 71 से पहले जब 71 हो गया था ना, 16 दिसंबर 1971 हो गया, तो उससे पहले भी वो हालात नहीं थे मुल्क के अंदर जो आज हैं। ये किसकी वजह से? ये फिर वो लफ्ज बिलावल वाला कहने लगा था, उस शख्स की वजह से। फिर मैं काटूंगा और लोग, ठीक है, यही मसला है ना, फिर लोग कहेंगे काजी का रिश्तेदार। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं वो लफ्ज कह रहा, लेकिन उससे बड़े 10 लफ्ज कहना चाहता हूं, लोग समझ जाएंगे। वो शेख रशीद ने कहा ना कि लोग इतने समझदार हो गए कि आप इतना कह देना कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं, तो वो लोग समझ आते हैं। हाँ, और नीचे लोग कमेंट करते हैं कि हाँ 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 हम समझ रहे हैं। वो अजमत सईद शेख साहब कहा करते थे वकील को कि वकील साहब रीड माई लिप्स,
जो मैं नहीं कहना चाह रहा वो भी आप समझ जाएं, तो लोग समझ रहे हैं। उस एक फैसले को जिसको डॉक्टर मुश्ताक बैठ के कहते हैं कि वो फैसला दुरुस्त था, उस फैसले ने पाकिस्तान को, वही दुरुस्त नहीं था, उस फैसले ने पाकिस्तान को जहन्नुम बना दिया है। उस फैसले ने काजी जो कहता था गटर गटर जैसे हालात बना दिए। उस फैसले ने हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। आज आगे पूछा तो सही, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। उसकी वजह से यहां पे खुदकुशियां हुई, उसकी वजह से लोग मायूस हैं, उसकी वजह से लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, उसकी वजह से। और वो फैसला देने वाला जो घटिया मकरू और नीच और खबीस और गलीज इंसान था, वो कहां है? वो 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है, पूछें 1 करोड़ में से 1 करोड़ के किसी बंदे ने उसको नहीं देखा। बिल में छुप के बैठा हुआ है किसी जगह के ऊपर, पता नहीं कहीं बुरके पहन के निकलता होगा, लिपस्टिक लगा के निकलता होगा, कोई बुरका शुरका करके, कोई नकाब शिकाब पहन के निकलता होगा, बाकी ओपनली तो कहीं नहीं निकला। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी में से किसी ने उसको नहीं देखा। जाना सबने इस दुनिया से है, कोई पता नहीं है कि 2 महीने पहले बाद पता चले कि जी वो वसीयत उन्होंने की थी कि किसी ने दसना भी नहीं, चुप करके मुझे रात की तारीकी में दफन कर देना। ठीक है, ये हालात हैं लोगों के, और ये निशान इबरत है काजी, हर छोटे छोटे काजी फाइजीसा के लिए, हर मकरू किरदार के लिए। कि पहले कहा जाता था ये फलाना जो बंदा जो कुछ कर रहा है ना, ये मुल्क में नहीं रह सकेगा। ओ भाई, आप दुनिया में भी नहीं रह सकते, आप दुनिया के किसी कोने में नहीं रह सकते, क्योंकि आपने पाकिस्तान में वो हालात पैदा किए हैं कि दुनिया के हर कोने में पाकिस्तानी बैठे। और जहां आप मिलेंगे लोग आपको पकड़ के कहेंगे कि घटिया इंसान, बिलावल वाला लफ्ज इंसान, तूने क्या किया पाकिस्तान के साथ। तो और फिर देखें, ये क्लासिक एग्जांपल है काजी कि ये लोग किसी के हाथों में खेलते हैं, पाकिस्तान में ऐसी चीजें करवाते हैं जिससे पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू होती है, पाकिस्तान में अनारकी फैलती है, पाकिस्तान में मायूसी फैलती है, और फिर ये अपने आकाओं के पास, अपने बापों के पास पहुंच जाते हैं, जो इनके बाप हैं, जो इनको पालते हैं, जो इनको यहां पे ओहदों पे लगवाते हैं, ये उनके पास चले जाते हैं आराम से। अब काजी क्या बैठा है वहां पे, वो पता नहीं दुनिया के किस मुल्क में। अच्छा चले, काजी साहब के हवाले से ज्यादा गुस्से में, मेरा ख्याल है डॉक्टर मुश्ताक साहब की हो गई होगी तसल्ली। हाँ, वो आप ज्यादा गुस्से में आ गए। हालांकि मैंने आखिरी सवाल, मैं इससे ज्यादा मुझे गुस्सा आता है। छोड़ें, ठीक है, वो काटना पड़, मैं नहीं वो जाने देता ना, क्या घटिया। हाँ, वो आप ना जाने दिया करें, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना। आखिरी सवाल, चाबी वाले खिलौनों का आप तस्करा करते हैं। मैं सुबह बल्कि इकट्ठे थे हम, तो मैं भी सोया नहीं था, तो मैंने VPN लगाने के बाद जब ट्विटर चलाने की कोशिश की, तो सुबह आपके 2 ट्वीट्स आए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के हवाले से। अदालतों के अंदर कितने केसेस चल रहे हैं, कितने नहीं हैं, कितने बाकी हैं, किस में ज़मानत में हैं, कौन से पड़े हैं, कोई तफसीलात दस्तयाब नहीं है, ये मामला क्या है, और आप इसके ऊपर बार बार, आपको क्या मसला है, आप क्यों बार बार लिख रहे होते हैं? मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें, अदालतों को जो बेवकूफ़ किया गया है ना, उसमें जो किरदार इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला का करोड़ा करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि छोटे छोटे बच्चों को भी उनके नाम याद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब काजी फाइज ईसा का नाम बच्चों को याद है, अमीनुद्दीन खान साहब का नाम याद है, जमाल खान मदुखेल साहब का नाम याद है, मोहम्मद अली मज़हर साहब का नाम याद है, नईम अख्तर अफ़गान साहब और मुसरत हिलाली साहिबा को लोग जानने लग गए हैं, आमिर फारूक साहब का नाम ज़बान ज़द आम है। मेरा सिर्फ यह है कि 9 मई के केसेस सुनने वाले जो जज हैं ना, हर हफ्ते PTI को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आज तक आपको पता है, जो सारा दिन खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि यास्मीन राशिद साहबा के केस 2 जो जज सुने उनके नाम क्या है? नहीं पता, ये नहीं पता कि कौन कौन से केसेस हैं, उसमें क्या। ठीक है, आपको पता है कि उनकी कौन कौन सी जमानतें कितने अरसे से पेंडिंग है? नहीं पता। आपको पता है एक जज ने कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत का केस था, आज से कुछ 6 माह पहले की बात है, तो उस दिन उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और ये सारे थे, इन्होंने खड़े होकर जज को कहा कि जज साहब, हम अपनी जमानत की दरखास्तें वापस ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं इस एक बात से, जज साहब, हम सारे अपनी जमानत की दरखास्तें वापस ले रहे हैं, हमें रिहा मत करें, हम वापस ले रहे हैं, हम दोबारा दायर कर देंगे, उसके बाद 6 महीने और ले लेना, लेकिन आज खुदा का वास्ता यास्मीन राशिद का केस डिसाइड कर दो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद का, कभी सुने उनसे, उन खवातीन से जो उनके साथ थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साहिबा के साथ सर्दियों में उनकी क्या हालत होती है, किस तकलीफ और अजियत से वो गुजरती हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं। तैयबा राजा से कभी आप स्टोरी सुने कि क्या हुआ था एक रात जब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो खांस रही थी और अचानक उनकी आवाज़ बंद हो गई और शोर मचाया, और फिर सुप्रिटेंडेंट जेल की घर से वो चाबियां मंगवाई, दरवाज़ा खोला जेल का, वो सेल का, और उनको रेस्क्यू किया गया, इतनी उनकी हालत बिगड़ गई। उस खातून के लिए कहा इन सारों ने कि हम अपनी जमानत की दरखास्तें वापस ले रहे हैं, इनका डिसाइड कर दें, और जज ने कहा जी मैं आज डिसाइड कर दूंगा जाके रिकॉर्ड देख के,
और 6 माह हो गए आज तक डिसाइड नहीं हुआ। क्या उन लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद का कसूर इतना बड़ा है, वो कोई मामूली हर कोई तो नहीं वो करता। नवाज शरीफ जिसको बरतानिया से पाकिस्तान लाया गया और फिर यहाँ उनसे कबूतर उड़वाए गए, बड़ा जलसा उनके लिए इनेकाद किया गया, और वो इतना यानी इतने बड़े मार्जिन से वो जिसको गवाल मंडी और लाहौर और वो उनका अब्बाई हल्का, वहां से इबरतनाक जो शिकस्त दी है जेल में बैठी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, तो उनको इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल सकती है? बिल्कुल उनका जुर्म बहुत बड़ा है। मियाँ साहब जो ओपनर खिलाड़ी थे और मरीम नवाज साहिबा के अंकल्स के बड़े यार थे, उनको जिस तरह से शिकस्त दिया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, मैं सिर्फ क्योंकि शायद बहुत से लोगों को मैंने हवाला दिया, मैं पूरा वो वाक़या सुना देता हूँ ताकि लोगों को पता हो कि हुआ क्या, जो मैंने एक हवाला दिया, क्योंकि इसलिए मैं सुना दूँ क्योंकि लोगों ने शायद सुना हुआ ना हो। तैयबा राजा ये बताती हैं कि जब ये इनको सेल में बंद किया जाता था रात को, वो अलग सेल में थी, इनको अलग सेल में रखा हुआ था, तो वो कहती हैं कि सर्दियों में उनको बहुत शदीद खांसी होती थी। तो और वो कहती हैं उनको इतनी खांसी आती थी उन सर्दियों के दिनों में कि हम दूर हमारा सेल था और हम जाग जाती थी, हम उठ के बैठ जाती थी कि डॉक्टर साहब को इतनी खांसी आती थी। तो कहते हैं कि हम उधर से आवाज़ें दे देती थी कि डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, डॉक्टर साहब आप पानी पिएँ, डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, मतलब इस तरह से। तो वो कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ कि वो शदीद उनको खांसी का अटैक हुआ, खांसते 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 उन्होंने एकदम आवाज़ उनकी खांसी की एकदम रुक गई। उन्होंने कहा ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि एकदम, और फिर इन्होंने आवाज़ दी डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, डॉक्टर साहब, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो इन्होंने फिर शोर मचाया, फिर जेल का अमला भागता हुआ आया, फिर वो चाबियाँ नहीं थी, फिर चाबियाँ सुप्रिटेंडेंट के घर से बुलाई, और उनकी बहुत हालत उस वक्त तक डॉक्टर साहबा की ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, उस डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जिन जजेस ने जमानतें नहीं दी, क्या उनका नाम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि कौन सा केस कब से पेंडिंग है, कितने अरसे से जमानतें नहीं हो रही? ये चीजें किसने बतानी है? ये पीटीआई की लीगल टीम ने बतानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पाकिस्तान को बतानी है कि सर। और मैं आपको बताऊं इससे होता क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ना, ये जो लोग हमारे बेचारे, एक नस्ल का केस होता है, दूसरी नस्ल आ जाती है और केस डिसाइड नहीं होते। आप सिर्फ एक काम करें, आप रिपोर्टर्स को भेजना शुरू करें। ठीक है, हमारे पास असल में तो मसला यह ना कि हमारे पास रिपोर्टर्स की ही कमी है। आप रिपोर्टर्स को भेजना शुरू करें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। ठीक है, उन्हें कहें कि वो कोर्ट रूम में खड़े हो, कुछ भी ना करें, टीवी पे रिपोर्ट ना हो, सिर्फ एक ट्वीट कर दें कि फलाना जज था, फलाना केस था, उसने तारीख दी है और वकील ने वहां पे खड़े होकर कहा कि जज साहब 7 साल से केस पेंडिंग है और 3 साल से आपके पास पेंडिंग है। इस एक ट्वीट को करें उस जज के नाम के साथ। अगर अगली 3 समातों के ऊपर वो केस डिसाइड ना कर दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सर, ये जजेस को इस बात का होता है कि हमारा नाम ना आए। आज तक कोई नाम ही पता नहीं है लोगों को कि 9 मई के कौन कौन से जज केस सुन रहे हैं जो डिसाइड नहीं कर रहे। और कानून क्या कहता है कि अगर कोई जज 90 दिन में तहकीकात मुकम्मल होने के बाद डे टू डे हियरिंग करके डिसाइड नहीं करता तो उस जज के खिलाफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो कार्रवाई करेगा, नहीं होता। तो मैंने ये ट्वीट किया था कि कोई एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, कोई एक तो पेपर जारी कर दो, कोई एक तो डाटा जारी कर दो जिसमें ये बताओ कि यास्मीन राशिद साहिबा की जमानत का कौन कौन सा केस कब से पेंडिंग है, एजाज चौधरी साहब का, उमर सरफराज चीमा साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का, मियां महमूद रशीद साहब का, इन सब का, ताकि लोगों को पता तो चले। मैं एक चीज आपको बता दूं, जब खान साहब के ऊपर केसेस थे ना, तो उस वक्त ये मुझे नहीं पता उनके साथ और कौन कौन था, लेकिन उस वक्त एक जिम्मेदारी थी मलिका बुखारी साहबा के पास, और उसके बाद ये काम इंतजार हुसैन पंजोता और नईम अतर पंजोता भी करते रहे। उसमें होता यह था कि खान साहब के तमाम केसेस का एक उन्होंने, वो कौन से सॉफ्टवेयर होता है इंग्लिश में, जैसे वर्ड का होता है, इस तरह का कोई होता है ना, एक्सेल की शीट कोई, उसमें क्या होता था कि वो आगे लिखा हुआ होता था कि इस केस में ये हेयरिंग्स हुई, अब ये मामला यहां पे और ये वकील पे छुए, पूरी एक एक्सेल शीट होती थी, पूरा रिकॉर्ड होता था। अब अगर सिर्फ पीटीआई एक डॉक्यूमेंट जारी कर देना, ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, एक डॉक्यूमेंट जारी कर देना कि इनके केसेस की कितनी समातें हो चुकी हैं, किस किस केस की, और जमानतें कब से पेंडिंग हैं, इंग्लिश में एक डॉक्यूमेंट जारी कर दें, पूरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चीख न उठे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा कि यार ये हो रहा है पाकिस्तान की अदालतों के अंदर। ठीक है यार, डिसाइड करें ना ट्रायल कोर्ट का जज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है। और दूसरा, मैं जाते दूसरा मैंने बात की ट्रिब्यूनल्स वाली, ट्रिब्यूनल्स के वो भी कानून के मुताबिक 180 दिन गुजर चुके हैं। अगर पीटीआई हर हफ्ते बताना शुरू कर दे कि इस हफ्ते ये ट्रिब्यूनल में केसेस थे, ये जज थे, और इन्होंने बगैर कार्रवाई के समातें मुलतवी कर दी हैं, तो लोगों को तो पता चले, लोगों को नाम तो जजेस जो इंसाफ कर रहे हैं, ना सिर्फ इंसाफ कर रहे हैं जज,
बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आ रहा है, लोगों तक उनके नाम तो इंसाफ कर रहे हैं सदीक साहब या नहीं कर रहे, ये एक अलग मुद्दा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वकला के झोली में डाल दी हुई है उठा के, और ये वकील जिनको कोई जानता नहीं था, जो यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पे मोटरसाइकिलों पे धक्के खाते फिरते थे, आज वो लीडर बने हुए हैं और उनके ट्वीट और उनकी टिकटॉक्स और इन सारे चक्करों में पड़े हुए हैं। थोड़ी सी शर्म खाएं और एटलीस्ट जिन लोगों की स्ट्रगल के ऊपर आके वो बैठे हैं और नाम बनाया है, उनके केसेस को अच्छे तरीके से आके लोगों के सामने तो रखें कि चल क्या रहा है। अगली वीडियो में नाज़रीन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।